बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेसन नंबर 7 तक तो हमारा मैंने बताया था कि ये इतना कोई टेक्निकल नहीं है, सिंपल है। और जिसने स्टूडेंट ने ACC 501 पढ़ा है उसके लिए तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं था। ठीक है। फिर मैंने हर वीडियो में जो जो उसमें लेक्चर्स मेरे दूसरे ACC 501 के या एडिशनल कोई लेक्चर्स मौजूद थे उनकी डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी दे दिए हैं। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 8 की कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। इस पे डिटेल में बात करेंगे। कुछ फार्मूलाज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, लेकिन हम इसको अलहदा से इन फार्मूलाज को, इन चीज़ों को, टेक्निक्स को भी देखेंगे। ये क्या होता है, फिर इसके फार्मूलाज भी डिस्कस करेंगे। और फिर हैंड नोट्स भी देखेंगे कि हैंड नोट्स में हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। पहले हम इसको जनरली सीखते हैं और देन फिर इसके फार्मूलाज पे आते हैं। तो हम अपनी प्रैक्टिस टेबल पे आते हैं। बल्कि प्रैक्टिस टेबल से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, इस लेसन में उसने सबसे पहले हमें कहा है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है। कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन आएगी और उसका प्रोसेस आएगा, रेलिवेंट कॉस्ट, नॉन रेलिवेंट कॉस्ट। तो हम सबसे पहले तो कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। और ये जी हमारे पास आएगा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज द प्लानिंग प्रोसेस used to determine the firm's long-term investment such as new machinery, replacement machinery, new plant, new products, research and development projects। अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो सिंपली ट्रांसलेट भी करें तो हमें बात की समझ आ जाएगी कि वो कह रहा है कि ये एक प्लानिंग प्रोसेस है। हम इसके अंदर प्लान करते हैं। प्लान क्या कर रहे हैं हम कि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। किस में इन्वेस्टमेंट करनी है? किसी मशीनरी में, किसी प्लांट में, किसी नई प्रोडक्ट में, किसी रिसर्च में, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। और जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, अब उस प्लानिंग का मकसद बेसिकली क्या है कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है, जो प्लान हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हम या जो मशीन हम खरीद रहे हैं, उस मशीन से जो हमें रेवेन्यू आएगा, क्या वो रेवेन्यू हमारे, या जो रिटर्न हमें आएगा, जो प्रॉफिट हमें आएगा, तो क्या वो प्रॉफिट हमारे लिए इतना है कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट को कवर अप कर सके, या हम उससे ये कह सकें कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है हमने उससे कुछ रिटर्न कमाया है। ये चीज़ें चेक करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है। तो अगर मैं सिंपली इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये सारा हमने हाईलाइट कर लिया। किसी भी चीज़ में हम कर सकते हैं, सॉरी हाईलाइट नहीं हुआ, हाईलाइट कर लेते हैं। ये किसी भी चीज़ में हम कर सकते हैं। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, डिफरेंट अल्टरनेटिव हम कंसिडर करते हैं और हर अल्टरनेटिव को एवेलुएट करते हैं और जो हमारी बेस्ट ऑप्शन होती है हम उसको चूज कर लेते हैं। ये कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है। फिर हमारे पास नई बात आती है, वो कहता है जी कैपिटल बजटिंग वर्क वर्सेस करंट एक्सपेंडिचर। फर्म ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम करंट एक्सपेंडिचर बाय टू फीचर्स। सच प्रोजेक्ट आर रिलेटिवली लार्ज। जो करंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स होते हैं, लेकिन जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो लार्ज होता है। जिस तरह आप सिंपली देख रहे हैं कि प्लांट या मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो वो 2-4 महीने के लिए नहीं होती, वो लंबे अरसे तक के लिए होती है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, 2-4-5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए वो यूज होनी है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। अगर हम प्रोजेक्ट्स की क्लासिफिकेशन करें तो साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स में स्मॉल प्रोजेक्ट्स, लार्ज प्रोजेक्ट्स, मीडियम प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स के लिहाज से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हमारे कैश फ्लोज को इंक्रीज करें, हमारे रिस्क को डिक्रीज करें। उसके अलावा को इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी होते हैं। डिग्री ऑफ डिपेंडेंस के म्यूचुअली ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें किसी ए की वजह से बी को बेनिफिट हो रहा है, बी की वजह से ए को बेनिफिट हो रहा है। आगे अगर आएंगे तो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं बाय डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपेंडेंस। खैर इतनी डिटेल में इनमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास आता है रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो कि हमारे डिसीजन प्रोसेस से रेलिवेंट हो, यानी कि जो कॉस्ट हमारे डिसीजन की वजह से इफेक्ट हो, चेंज हो जाए, उसे रेलिवेंट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने को प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो मेरी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्शन इंक्रीज करने से। या मैं कोई रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेंज करता हूं तो मेरी, मैं डिसीजन करता हूं कि हमें रॉ मटेरियल जिस क्वालिटी का मंगवा रहे हैं, अब हमें अगर बी को स्टैंडर्ड का मंगवा रहे हैं तो हमें ए या ए प्लस स्टैंडर्ड का मंगवाना है। तो अल्टीमेटली फिर हमारी कॉस्ट जो है वो मटेरियल की इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी कुछ वो एग्जांपल्स भी दे रहा है।
जो बात समझानी थी वो आपको समझा दी गई। नेक्स्ट हमारे पास इसी प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में अब कुछ वो आगे आ गया डायरेक्टली फार्मूलाज पे, यानी कि टेक्निक्स पे, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पे आ गया। वो टेक्निक्स, वो मेथड जिनके जरिए हम इवेल्युएशन करेंगे कि आया ये प्रोजेक्ट हमें, ये मशीन हमें खरीदनी चाहिए कि नहीं, ये प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट मकसद तो यही है इन्वेस्टमेंट करने का कि हमें प्रॉफिट क्या आ रहा है। अगर वो प्रॉफिट हमें पैसा नहीं दे रहा, फायदा नहीं दे रहा, वो इन्वेस्टमेंट सॉरी, तो फिर हमें उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये चेक कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स दिए गए हैं। उन टेक्निक्स मेथड्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ हेडिंग देंगे जी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक, हमारे पास कैपिटल बजटिंग चार तरह की टेक्निक्स होती हैं, यानी कि चार फार्मूलाज हैं हमारे पास, ये चार मेथड्स हैं। एक है जी जिसे कहते हैं पे बैक पीरियड। इसे पीपी से नोट करते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी ओवर डी। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम जब करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। यानी कि पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर हम एक प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम के जरिए सारे फार्मूलाज इंप्लीमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ फार्मूलाज पे फोकस कर रहे हैं और अपने इस लेसन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। जी, पेबैक पीरियड आ गया, फिर हमारे पास आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होती है एन पी वी इक्वल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो फार्मूला है, मैं इसके पास, इसके लिए हमारे पास तीन तरह के फार्मूलाज होंगे, वो भी देखते हैं, लेकिन पहले बाकी दो टेक्निक्स देख लें। तीसरी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसको डिनोट करते हैं पी आई से। फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। नेट प्रेजेंट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉरी, मस्ट बी पॉजिटिव, एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है मस्ट बी ग्रेटर देन वन। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, ये ग्रेटर देन वन नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आखिर में आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये बेसिकली हम परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न मालूम करते हैं अपने प्रोजेक्ट का, और ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए स्मॉल आर से, यानी कि मार्केट रिटर्न से। अगर ये इससे ग्रेटर होगा तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है, सूटेबल है। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सूटेबल या एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर, और आईआरआर में प्रेजेंट वैल्यू हमेशा इक्वल होती है इन्वेस्टमेंट के। यानी कि अगर ये आईआरआर ग्रेटर होगा स्मॉल आर से, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के। अब ये फार्मूलाज हैं, इसमें हमें जो बेसिक चीज देखनी है, पहले नंबर पे जो प्रेजेंट वैल्यू हम बार बार लिख रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू के कौन कौन से फार्मूलाज होंगे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारे पास तीन फार्मूलाज आते हैं। एक होता है फ्यूचर वैल्यू ओवर वन प्लस आई पावर एन। ये कहते हैं जी सिंगल फ्यूचर वैल्यू, एक ही फ्यूचर वैल्यू गिवन है कि जी 5 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे, 10 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। दूसरा आता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस वन ओवर वन प्लस आई पावर एन डिवाइडेड बाय आई। सॉरी, आपके आर चल रहा है तो हम आर ही लिख लेते हैं। आपके हैंडनोट्स में आर यूज हुआ हुआ है, यहां भी आर लिखेंगे, यहां भी आर लिखेंगे, और यहां टी लिखेंगे। इधर भी आर
और यहाँ पे टी आ जाएगा। जी, ये होता है जी इक्वल रिटर्न्स। हर साल रिटर्न सेम आ रहा है। तीसरा आ गया प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R1/1 प्लस R पावर 1 प्लस R2/1 प्लस R पावर 2 प्लस R3/1 प्लस R पावर 3 एंड सो ऑन Rn/1 प्लस R पावर n। जी, ये फॉर्मूला होगा जब रिटर्न्स अनइक्वल होंगे। ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स आप देखें कि अगर हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आता, फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट या एनविटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो हमें ये फॉर्मूलाज समझ ही नहीं आएंगे। तो मैंने पहले ही लेक्चर में ये बात कही थी कि टाइम वैल्यू इज द बेसिक पार्ट, इनिशियल पार्ट, फर्स्ट स्टेप ऑफ द फाइनेंस। जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आता, वो समझ ले उसको फाइनेंस नहीं आ सकती, कुछ भी हो जाए। तो अगर स्टिल आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में को प्रॉब्लम है, तो मैं इस वीडियो में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। जी स्टूडेंट, ये आपका फार्मूलाज थे। अब हम वापस आते हैं अपने हैंड नोट्स पे। लेसन नंबर इसको कंप्लीट करते हैं और फिर हम एक क्वेश्चन लेसन एज ए प्रैक्टिस करेंगे। और जिस देखें, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया। ये मुख्य जो फार्मूलाज दिए हैं, हमें किसी हमारे काम का फार्मूला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे फार्मूलाज मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, बल्कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये लें जी, ताकि आप कहें कि सर पता नहीं फार्मूलाज क्या है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई। जो फार्मूलाज मैंने आपको लिख दिए हैं, वही फार्मूलाज आपने करने हैं। जी, बाद में हमारे पास नेक्स्ट आ गया वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वैक क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया और हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। जी, वैक को देखना है हमने। वैक का फॉर्मूला देखते हैं और फिर इसकी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन अगले लेक्चर में दोनों का दोनों के अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक ही लेक्चर में दो तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ताकि लेसन नंबर 9 जो है हमारा हमें क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है जी, चलें जी आगे वैक को देखते हैं और फिर हम इस पर डिटेल में बात कर लेंगे। वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए जी, कैपिटल स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा है लेसन नंबर 5, 6, 7 में, तो वहां पे हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तीन चीजें देखी हैं। इनिशियली दो देखी हैं। एक हमने देखा है डेट, फिर हमने देखा इक्विटी। और इक्विटी में आगे फर्दर हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया, एक कॉमन स्टॉक को डिस्कस किया और दूसरा हमने प्रेफर्ड स्टॉक को डिस्कस किया। तो हम इसको लिखते हैं प्रेफर्ड इक्विटी। ये तीन जी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं और इन तीनों की मदद से हमें अपना वैग निकालना होता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट जो इंटरेस्ट रेट या रिक्वायर्ड रेट या रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, परसेंटेज होती है, वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और वेटेड एवरेज का मतलब है कि तीनों की एवरेज हमें निकालनी है। अब तीनों की एवरेज के लिए एक और चीज मेन होती है कि पूरे बिजनेस की वैल्यू क्या है। वो मिलके बनेगी डेट कितना है, इक्विटी कितनी है, और प्रेफर्ड स्टॉक कितना है। फिर डेट के लिए लहदा से आई डी होता है, इक्विटी के लहदा से आई ई होता है, और प्रेफर्ड स्टॉक के लिए अलहदा से आई पी होता है। मैं दोबारा इसको लिख दूं, आर डी, आर ई और आर पी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आई लिख लें या आर लिख लें। ठीक हो गया। अब देखिए, एक तो हमारा मकसद हमारा वेटेड एवरेज निकालना है, तो किस तरह निकलेगा। सिंपल फार्मूला है, बहुत आसान सा। ध्यान से सुन लेंगे तो बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक तो मुझे लेना है डेट को, मैं डिवाइड करूंगा 20 से, ताकि मेरे पास डेट की परसेंटेज आ जाए। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आर डी से, प्लस इसी तरह मैं इक्विटी को डिवाइड करूंगा टोटल वैल्यू से, ताकि मेरी परसेंटेज निकला है। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आर ई से।
प्लस फिर मैं प्रेफर्ड स्टॉक को डिवाइड करूंगा टोटल वैल्यू से। अगर प्रेफर्ड स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मसला नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे। जो चीज नहीं होगी उसको जीरो कर दें तो वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी बीच में से। अब अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे स्पेस ज्यादा छोड़ी है, यहाँ को गलती नहीं हुई। होता क्या है कि हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मैं थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको समझा दूं यहाँ पे, क्योंकि हम फार्मूला समझ ही तब आना है इनकम स्टेटमेंट का फार्मूला, फॉर्मेट क्लियर होगा। इनकम स्टेटमेंट जो है हमने पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ी है, ठीक है, और मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जिसमें मैंने प्रॉपर इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। सेल में से सीजीएस माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए। अब मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ तो अंडरस्टैंड आपने खुद करना है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट माइनस किया और टैक्स माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम देंगे डिविडेंड प्रेफर्ड वालों को, फिर डिविडेंड देंगे कॉमन इक्विटी वालों को। अब देखें डिविडेंड इनको प्रॉफिट जो पे हुआ इनकी जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी वो नेट टैक्स और इंटरेस्ट माइनस होने के बाद होगी। इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट है वो टैक्स एडजस्टेड नहीं होता। देखें टैक्स से पहले इंटरेस्ट है, तो जब हम अपना डेट, ये जो डेट कैलकुलेट कर रहे होंगे, ये दोनों चीजें टैक्स एडजस्टेड है, ये टैक्स एडजस्टेड नहीं है। तो इसको टैक्स एडजस्टेड करना भी जरूरी है। वन माइनस टैक्स परसेंटेज, टैक्स की जो परसेंटेज गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, सिनेरियो लेंगे, उसके नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे और व्यय कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने आईआरआर डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो लेसन नंबर 10 में है, तो उसमें बात लेसन नंबर 10 में जाके होगी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।